मुबीन आवाज से वो देखो। आ जाए सर, आगे आ जाए। ये भी देखना कोई ज्वाइनिंग इशू तो नहीं, कोई ज्वाइनिंग इशू तो नहीं देखना है। लिख लीजिएगा सर, क्या हो गया सर? सर लिख लीजिएगा, भी ठहर में क्या हो गया? क्या लिख रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं बोला। प्लीज इतना इल्जाम तो ना लगाएं यार। है। सबको कहा के लिए सर, माइक में कुछ और सुनाई देता, माइक में कुछ और सुनाई देता है, वैसे मैं कुछ और कह रहा हूँ। सॉरी यार, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। जी सर, बहस से चल रही है, टूट रहा है। जी सब जजाक लगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है जी मुझे? जी सर, सिर्फ एक मिनट जरा बात जहां तक पहुंची थी एक दफा फाइनली सुन लेना। डिस्कशन ये चल रही है कि सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग्स में कब ट्रांसफर किया जाता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ट्रांसफर सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स व्हेन द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये जो एग्जांपल अभी तक आपको नजर आ रही है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बनी है कि एसेट डेप्रिशिएट होता जा रहा है, लेकिन सरप्लस फिर तब तक पड़ा रहेगा जब तक डिस्पोजल नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी पॉलिसी बनाना चाह रही है और सरप्लस को भी जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ ट्रांसफर करना चाह रही है, तो उसका फिर तरीका ये होता है कि जिस तरीके से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, जिस लाइफ पे जिस मेथड से, उसी वे को आप सरप्लस पे भी अप्लाई कर देंगे और सरप्लस की भी अमाउंट फिर एनुअली सर ट्रांसफर होती जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स में। उसका मैं एक वे बता रहा था अभी जब पहले डिस्कशन हमारी हो रही थी। 50,000 सरप्लस है, एसेट को हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं 10 ईयर्स पे, ऐसे ही। तो 50,000 डिवाइड बाय 10 अगर करें तो आंसर दोबारा जहन में लें क्या आया था। उसका वे सर अब ये है कि 2024 में जब 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो जिस साल से डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, क्या बोला मैंने, उसी साल से फिर अगर आप एनुअल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो साथ साथ सरप्लस भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। मीन्स टू से 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइड बाय 10 करके क्या अमाउंट आई, और 5,000 की एंट्री हो गई, बताएंगे। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट।
इस एंट्री से 5000 की अगर एंट्री हो जाए तो सरप्लस पे क्या इफेक्ट होगा? सरप्लस 50,000 की बजाय 45,000 रह जाएगा और 5000 जो है मेरे इस रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर में ऐड हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग में ओपनिंग होता है प्लस प्रॉफिट होता है, तो जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें फिर 5,000 ऐड हो जाएगा या 50,000 ऐड हो जाएगा, तो डिविडेंड है तो लेस हो जाएगा। इट मीन्स 45,000 मीनिंग सरप्लस रह जाएगा और 5,000 रिटेन्ड अर्निंग्स में चला गया। किस साल से ये ट्रांसफर शुरू की है मैंने? 2024 का मतलब जिस साल से एसेट की डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुई है उसी साल से फिर सरप्लस की ट्रांसफर भी स्टार्ट होनी है अगर आपने एज एसेट इज यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड पॉलिसी बनानी है। एक और साल जरा देखें, सेम एंट्री फिर नेक्स्ट ईयर भी एज इट इज रिपीट हो जाएगी, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, लेकिन फिर अब 2 साल बाद फिर सरप्लस कितना रह जाएगा? 40,000 या 45,000। तो मेथड क्योंकि स्ट्रेट लाइन है डेप्रिसिएशन का, तो जिस तरह एनुअल डेप्रिसिएशन 15,000 एंड सो ऑन चार्ज हो रही थी, उसी तरह फिर हर साल भी 5,000 करके सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता रहेगा। कॉन्सेप्ट सारा ये है कि जैसे ही 10 सालों में एसेट खत्म होगा, साथ साथ 10 सालों में सरप्लस भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता रहेगा। तो सेकेंड ईयर भी सेम एंट्री 5,000 रुपीज से सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट रिपीट हो जाएगी और इस साल भी 5,000 फर्दर रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा। 2024 का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 45,000, ये ठीक है, और अगले साल फिर 5,000 ट्रांसफर होने के बाद बैलेंस रह जाएगा 40,000। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल सोचते जाएं तो फिर अब जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, साथ साथ फिर सरप्लस की ट्रांसफर की अमाउंट भी रिटेन्ड अर्निंग्स में रिकॉर्ड होती जाएगी। क्लियर है जी? 30 जून 2023 में भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज 30 जून 2023 पे एक सेकंड वापस आए, यकीनन डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, लेकिन फेयर वैल्यू की बेस पे या पुरानी फिगर्स की बेस पे? मैंने सारी एग्जांपल ही स्टार्ट कहाँ से की थी कि आई एम अज्यूमिंग के 2023 के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है, देयरफॉर फर्स्ट टाइम एसेट की डेप्रिसिएशन भी किस साल से चार्ज हुई है? 23 से या 24 पे? यकीनन 23 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, लेकिन फेयर वैल्यू की बेस पर नहीं, वो बिफोर रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अगर मैंने ईयर एंड पे की है तो 2024 में पहले दफा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। सिमिलरली जिस साल से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुई है उसी साल से फिर सरप्लस की ट्रांसफर भी स्टार्ट होगी अगर आप एनुअल पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर बना लेंगे। अगर लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल अगर यही रिवैल्यूएशन 2023 के स्टार्ट पे हो जाती तो 2023 की डेप्रिसिएशन भी फेयर वैल्यू पे चार्ज होती और देयरफॉर 2023 से ट्रांसफर भी शुरू होता। अगर 8 महीने बाद रिवैल्यूएशन हुई होती तो 4 महीने की फेयर वैल्यू पर डेप्रिसिएशन भी आती और फिर 4 महीने का ट्रांसफर सरप्लस भी होना था अगर आपकी एनुअल पॉलिसी है। इन अदर वर्ड्स, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन है उसी वे से सरप्लस ट्रांसफर है इफ यू आर मेकिंग अ पॉलिसी ऑफ एज द एसेट इज यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड। कुछ क्लियर है प्लीज? कुछ क्लियर है सर? एक आखिरी बात सुन लें उसके बाद फिर आपके लिए आप बना लीजिएगा। अब 2025 का एंड आ जाएगा। मैंने अभी तक ये डिस्कशन करते हुए अज्यूम किया कि ना तो दोबारा रिवैल्यूएशन हुई और ना ही कोई डिस्पोजल हुई, सिर्फ एक ही दफा कब हुई? 2023 के एंड पे हुई। लेट्स अज्यूम अगर 2025 के एंड पे दोबारा रिवैल्यूएशन हो जाए तो फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आने की वजह से दोबारा रिवैल्यूएशन हो जाए और लेट्स अज्यूम 50,000 लॉस आ जाए। किस साल के एंड की बात कर रहा हूँ? 2025 के एंड पे सपोज रिवैल्यूएशन हो और 50,000 अगर लॉस आए तो नीचे सरप्लस जरा देख के बताएं, क्या ये लॉस सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा? अगर लॉस आए और सरप्लस पड़ा हो तो पहले लॉस का क्या होता है? तब सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 50,000 या 40,000? अब 40,000 रह गया है तो 50,000 अगर लॉस है तो पहले 40,000 सरप्लस नेट ऑफ होगा और बाकी 10,000 फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इट मींस एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम जो हमने पहले पढ़ी हुई है। सेकेंडली फॉर एग्जांपल अगर 2025 के एंड पे डिस्पोजल हो जाए तो फिर कैश डेबिट एसेट क्रेडिट गेन लॉस रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर एसेट ही आप डिस्पोज हो गया है और आप एनुअल पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर बना भी लें तो क्या डिस्पोजल के बाद भी ये सरप्लस ईयर वाइज ही ट्रांसफर होता रहेगा? तो अगर ईयर वाइज पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर बना भी लें
ईयर वाइज पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर बना भी हम लें, लेकिन कब किसी स्टेज पर जाकर अगर एसेट ही डिस्पोज हो जाए तो एसेट की डिस्पोजल के बाद जो रिमेनिंग सरप्लस बचेगा वो फिर इमीडिएटली रिटेन्ड अर्निंग्स में ही ट्रांसफर होगा, विच मीन्स 40,000 उस केस में ईयर वाइज रिकॉर्ड नहीं होगा, ईयर वाइज ट्रांसफर नहीं होगा, वो एक ही दफा रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने आखिरी जो 2 बातें की वजह से इसलिए की हैं कि इसके अलावा हमने जो भी पढ़ा है वो एज इट इज है, एक्सेप्ट ओनली कि अगर एनुअल पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर हो तो जिस तरह एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होता है साथ साथ सरप्लस की ट्रांसफर की फिगर भी आ रही होती है। क्लियर है? प्लीज यहाँ तक अब लिख लें, तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी सर। नहीं, अब तो जब अगर फॉर एग्जाम्पल 2025 के एंड पे लॉस आएगा तो अब सरप्लस है ही कितना जो एडजस्ट हो सकता है? अब वो 50 तो है ही नहीं। अब सर वो तो सरप्लस अब है ही नहीं, वो सरप्लस तो ऑलरेडी कहाँ से कहाँ जा चुका है, वो तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे चला गया। अब सरप्लस पड़ा कितना है तो इससे कंपेयर करेंगे, और अगर लॉस इससे ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। जितना सरप्लस है उसी से एडजस्ट होगा ना। अब सरप्लस है ही कितना? मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपने ये कैलकुलेट करना है कि सरप्लस एनुअली कितना ट्रांसफर होना है, तो उसका तरीका यह है कि जिस तरीके से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसी वे को सरप्लस पे अप्लाई करते हैं। मसलन मैंने 1,50,000 डिवाइड बाय 10 किया, तो डिवाइड बाय 10 किया ना मैंने, तो सिमिलरली 50,000 डिवाइड बाय 10 किया मैंने। अगले साल फिर मैंने 1,50,000 डिवाइड बाय 10 किया, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ नो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी मेथड। तो अगले साल फिर मैंने 50,000 डिवाइड बाय 10 किया। अगर एसेट ही डिस्पोज हो गया तो अब ना एसेट एनुअली डेप्रिशिएट होगा और ना ही सरप्लस एनुअली ट्रांसफर होने की कोई सेंस बनती। अब मैंने कब कहा कि ईयर के शुरू में ही हो जाएगा? ईयर के एंड पे अगर डिस्पोजल हुई है तो ईयर के एंड पे डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाएगी, और ईयर के एंड पे जितना सरप्लस पड़ा होगा वो रिटेन अर्निंग्स पे चला जाएगा। क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी अगर डिस्पोजल एंड ऑफ द ईयर है? सर अगर पूरा साल इस्तेमाल होने के बाद ऐसे डिस्पोज हुआ है तो क्या डेप्रिसिएशन आपने इस साल की चार्ज की होगी? तो सरप्लस भी इस साल ट्रांसफर होगा। सब कुछ वही होगा इंशाल्लाह जो इसके अलावा होता रहता है। जैसे जैसे एसेट रिड्यूस हो रहा है, सरप्लस अगर एज इट इज पड़ा रहा है तो ये भी शायद मुनासिब फिगर नहीं है। जिस तरह एसेट की फिगर में रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि एसेट कम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड सरप्लस में भी कोई रिडक्शन नजर आनी साथ साथ मुनासिब है। बहरहाल ये चॉइस अवेलेबल है, अगर आप डिस्पोजल पर ट्रांसफर करना चाहें तो वो भी अलाउड है, कंपल्सरी नहीं। जी स्नैप साहब ठीक है प्लीज, ये मूवी जरा इसकी स्क्रीन जरा देखना, पूरी नहीं है। डिवाइस जस्ट एक सेकंड, अगर लंबा काम ठीक है।
होगी वो। चलिए कहानी कंप्लीट कर लो। लोग अभी लिख रहे हैं तो कहीं लिख के जरा बताइएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको। टू था हाँ जी जी। नहीं हर साल 5-5 हज़ार अब ट्रांसफर होगा। नहीं 5-5 1,50,000 डिवाइड बाय 10 हर साल डेप्रिसिएशन कितनी है? 15,000 15,000 15,000 15,000। उसी तरह 50,000 डिवाइड बाय 10 हर साल 5-5 हज़ार ट्रांसफर। 2 सालों में 10,000 हो जाएगा, 3 सालों में अगर टोटल देखें 15,000 हो जाएगा। 50,000 से 45,000 हुआ, 45 से 40 हुआ। नेक्स्ट ईयर कितना होगा अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहे? 35 फिर 30, तो 5-5 हज़ार एनुअल ट्रांसफर। रिटेन अर्निंग्स में 5,000 इस साल ट्रांसफर हो जाएगा, फिर डेफिनेटली क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में 5,000 आ रहा होगा, ओपनिंग में भी आ रहा होगा, फिर 5 और हो जाएगा। वो तो क्लोजिंग बैलेंसेस की बात हो रही है। क्लोजिंग बैलेंसेस में तो एग्रीगेट इफेक्ट आ रहा होगा, लेकिन ईयर वाइज अगर हम देखें तो हम 5,000 के अमाउंट ट्रांसफर कर रहे होंगे। जी सर नोट कर लिए। ये सरप्लस ट्रांसफर की कितनी पॉलिसीज हो गई हैं सर? ढूंढ के बताएं क्या क्या पॉलिसी है। पढ़ लें जरा, एक नजर वर्ड्स देख के पढ़ लें जरा। 2 चॉइसेस अवेलेबल हो गई हैं, या नंबर 1 सारा डिस्पोजल पे ही ट्रांसफर करें, या नंबर 2 ईयर वाइज जैसे जैसे क्या हो रहा है वैसे वैसे क्या करें, जैसे जैसे एसेट यूज होकर डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ वैसे वैसे ही एसेट को भी सरप्लस को भी सॉरी ट्रांसफर करते रहे। अगर तो बेटा एग्जामिनर एग्जाम में बता दे कि आपने कौन सी पॉलिसी बनानी है, एनुअल ट्रांसफर की बनानी है या डिस्पोजल वाली बनानी है, फिर तो डेफिनेटली आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में बताता नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की पॉलिसी क्या रखनी है। एक जरा नोट लिख लेना। 2 पॉलिसीज हैं, एग्जामिनर अगर बताए ना तो फिर क्या करेंगे, एक नोट लिखेगा। इफ क्वेश्चन इज silent regarding when to transfer the surplus to retained earnings, then transfer the surplus to retained earnings as the asset is used
and depreciated. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बताया नहीं हुआ कि कब सरप्लस ट्रांसफर करना है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी पॉलिसी यूज करनी है? एज द एसेट इज यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड, एनुअली या डिस्पोजल वाली? बाय डिफॉल्ट क्या जहन में रखना है? एनुअली, एनुअल ट्रांसफर। हाँ, अगर एग्जामिनर कह दे कि डिस्पोजल पे ट्रांसफर करना है, तो फिर ऑब्वियसली हमारी पॉलिसी वही होगी जो एग्जामिनर चाहता है। ठीक है सर, चलें सर, आफ्टर दिस डिस्कशन अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और ये सारी जो डिस्कशन 2 दिन में पड़ी है, इसको अब जरा क्वेश्चंस पे अप्लाई करना। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, जरा फुरकान जरा पेजेस दे दो जरा। जिनके पास बुक है, पेज नंबर 17 है। आप जिन हजरात को बुक नहीं, जरा काइंडली बता दीजिएगा जरा, ये फुरकान साहब जरा देख के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट साहब जरा मेरे साथ ही रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढना, पेज नंबर 17। ये मैक्सिमम इस डिस्कशन में अब 1 या 2 सवाल ऐसे हैं जो अगर आप समझ के कर लेंगे, तो बाकी फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड यही होगा कि ये तुम मेरे साथ 1-2 सवाल होने, या अपने फुल कंसंट्रेशन से एक एक बात सही तरह सुन के फाइनल करना है। जिन हजरात के पास पेजेस नहीं है, प्लीज बता दें यार, फुरकान सामने से शुरू करना है यार। ये क्वेश्चन नंबर 1 बाय द नेम ऑफ, प्लीज बिजनेस का नाम ही बता दें यार। फैराडे फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। चलें जी, कंसंट्रेशन प्लीज। Acquired a building for rupees 200 million on 1st July 2005. The following information relating to the building is available. It is being depreciated on a straight line basis over a period of 20 years. FPL uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment। पे रुक जाए, मेरी तरफ देख के बताएं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के कौन कौन से मॉडल हैं? अगर कॉस्ट मॉडल हो तो फिर भी रिवैल्यूएशन होती है, फिर रिवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिवैल्यूएशन मॉडल अगर है तो फिर रिवैल्यूएशन की जाती है। तो कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? दोबारा से करना शुरू कर लें। FPL uses revaluation model for subsequent measurement of property, plant, equipment and accounts for revaluation on the net replacement value method। बोल्ड भी हुआ वर्ड्स, अंडरलाइन भी जरा कर लें। परेशान हुए बगैर, एक स्टार बना हुआ है साथ लेफ्ट साइड पे। रिक्वायरमेंट के नीचे, क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट ढूंढना है। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड सिंपली मींस eliminate the existing accumulated depreciation against asset। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड बड़ा कुछ नई चीज नहीं है, ये बस सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, प्लीज सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, तो ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट में से नेट ऑफ किया जाता है। ये किस एंट्री की बात हो रही है? तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड अगर कभी वर्ड लिखे नजर आ जाए, तो ये सिंपली किस एंट्री की बहस हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। ये एंट्री काइंडली नीचे नोट के साथ लिख लो। तो इन वर्ड से कभी परेशान नहीं होना, ये सिंपली आपसे एलिमिनेशन की एंट्री करवाने की बहस हो रही है ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्लीज वापस आ जाए सेकंड लाइन ऊपर, पॉइंट नंबर 2। Then the details of revaluation carried out by the independent valuer during the past years are as follows। एक और इसमें थर्ड लाइन में वर्ड अंडरलाइन करें, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर।
ये बेटा ये जो फेयर वैल्यू है, एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना, ये भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जिस तरह अकाउंटेंसी प्रोफेशन एक है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, उसी तरह ये एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करना, इस वक्त शायद आपको बात बड़ी अजीब सी लगे। आप शायद अगर फेयर वैल्यू जहन में लाएंगे तो मैक्सिमम बिल्डिंग्स वगैरह जहन में लाएंगे, लेकिन मशीनों की फेयर वैल्यू, फर्नीचर की, इक्विपमेंट वगैरह की, ये फेयर वैल्यूज डिटरमिन करना भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इन लोगों को कहते हैं वैल्यूअर्स। ये भी एक एक्चुरियल वैल्यूएशंस, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, ये बड़ी डिटेल्ड बहस है। जब आप रियल लाइफ में रिवैल्यूएशन कभी देखेंगे तो एक पूरी रिवैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है, उसमें फैक्ट्री के बिजनेस के सारे एसेट्स की रिवैल्यूएशन की जाती है। मीन्स उसे ये हम अकाउंटेंट्स का काम नहीं है कि हम फेयर वैल्यू डिटरमिन करें, ये रिवैल्यूअर्स का काम होता है कि वो फेयर वैल्यू डिटरमिन करें। हम अकाउंटेंट्स का काम है कि उन फेयर वैल्यूज की बेस पे कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके सरप्लस और लॉस का डिसीजन लें। तो जो लोग फेयर वैल्यूज डिटरमिन करते हैं उन्हें रिवैल्यूअर बोला जाता है। और ये नॉर्मली कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, इन्होंने भी अलग से फर्म्स बनाई होती हैं। जिस तरह अकाउंटेंसी प्रोफेशन में लोगों ने अकाउंटिंग ऑडिट फर्म बनाई होती है, तो यहाँ जो इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर लिखा हुआ है, रिवैल्यूअर बेसिकली वो पर्सन है जिसने फेयर वैल्यू डिटरमिन की है। और इंडिपेंडेंट का मतलब है ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ये कंसल्टेंट होता है और अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट पर कंपनी से फीस भी चार्ज कर रहा होता है। तो अभी इंशाल्लाह इसको और फर्दर भी डिस्कस करूंगा, इसका शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर भी देना होता है। अभी तक मेरी कुछ बात समझ आई है? ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वैल्यू? हाँ जी, फिलहाल अगर इतना समझ आ जाए कि इसका काम फेयर वैल्यू डिटरमिन करना है, और इंडिपेंडेंट का मतलब ये कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ये एक अलग फर्म होती है जिसे हायर किया जाता है, रिवैल्यूएशन इनसे करवाई जाती है। तो एक मैंने अभी आपने देखा मेरे हाथों की तरफ एक मोटी सी रिवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है। कंपनीज में, फैक्ट्रीज में बहुत से एसेट्स होते हैं, हर एसेट की फिर वैल्यूएशन होती है, हर एक का फिर गेन लॉस चेक करना पड़ता है। तो ये बड़ी डिटेल्ड एक्सरसाइज है जिसको रिवैल्यूअर कंडक्ट करता है, और हम उस रिपोर्ट की बेस पे कंपैरिजन करके फेयर वैल्यूज और कैरिंग अमाउंट का हम फिर गेन लॉसेस डिटरमिन करते हैं। ठीक है प्लीज। तो दोबारा पढ़ें जरा सेकंड पॉइंट के थर्ड सेकंड लाइन से। डिटेल ऑफ क्या? रिवैल्यूएशन कैरिड आउट किसने किया है काम? ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स इज एज फॉलोज। नीचे अब रिवैल्यूएशन डेट्स आ रही हैं और आगे बताएं क्या लिखा हुआ है। फेयर वैल्यूज हैं और रुपीज इन मिलियंस चल रहा है। 1 जुलाई है, 1 जुलाई, 1 जुलाई, 6, 7, 8। हर साल रिवैल्यूएशन कंपल्सरी है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हर साल हो सकती है। अब इस वक्त तक हम देखें तो 1 जुलाई पे हर साल रिवैल्यूएशन हो रही है और डिफरेंट डेट्स पे फेयर वैल्यूज गिवन है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। FPL ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। ये आपको क्या बताया उसने? किस चीज की पॉलिसी बता रहा है? सरप्लस ट्रांसफर की पॉलिसी बता रहा है सर। क्या बता रहा है? डिस्पोजल वाली बता रहा है? हर साल ट्रांसफर भी करवाएंगे आप। पॉइंट नंबर 4 वो कहता है देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। क्या यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट है? यूजफुल लाइफ एक एस्टीमेट होता है सर, तो इस एस्टीमेट में चेंज भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये क्वेश्चन इजी है, सिंपल है। नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, इट मींस पॉइंट 1 में जाए। क्या था लाइफ का एस्टीमेट? और वो 20 ईयर्स ही रहा है। रिक्वायरमेंट पे आ जाए। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर ऑल द रेलिवेंट ईयर्स। कौन कौन से 3 लेजर बनाने हैं? बिल्डिंग अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन, सरप्लस अकाउंट। ऑल रेलिवेंट ईयर्स का मीनिंग जरा क्वेश्चन के डेटा से ही देखना पढ़ना है, क्योंकि इस केस में उसने स्पेसिफाई नहीं किया है। पॉइंट नंबर, बल्कि फर्स्ट लाइन में जाए, बिल्डिंग खरीदी कब गई है? 1 जुलाई 2005 के बाद फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? 30 जून 6। आप नीचे टेबल देखें या फेयर वैल्यूज है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन कब हो रही है? तो इसका मतलब अगला साल बताएं कब एंड होगा? 30 जून 7। आगे देखें तो 8, और फिर शायद 9 तक गेम जाएगी। कैसे?
फर्स्ट ईयर एंड दोबारा बताएं, फर्स्ट लाइन देखते हैं। 30 जून 2006 5 परचेज डेट से शुरू करें। 6, 7, 8 और 1 जुलाई 8 जो है ना, ये 30 जून 2009 का स्टार्ट है, तो ये 4 रेलिवेंट ईयर्स हो जाएंगे, 6, 7, 8 और 9। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें। खोलें रजिस्टर प्लीज। बिजनेस नेम लिखें। Please complete silence kindly. Business name, sir? Faraday Pharmaceuticals Limited. Ledger accounts. अब 3 लेजर्स कह रहा है और 4 सालों की वर्किंग है। पहला क्वेश्चन है, जरा सही तरह समझ के करना है, तो काइंडली इस तरह बस करें। लेफ्ट और राइट साइड पे पहले 2 लेजर्स बना लें, बिल्डिंग और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। साथ साथ प्लीज रहना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। देन बेटा 4 सालों की वर्किंग है, तो मेरी सजेशन ये कि नेक्स्ट जो लेजर सरप्लस का रह गया वो आप इस पेज पे ना ही बनाएं, जरा खुला सा रख लें, नीचे जगह बच जाए खैर है। एक नेक्स्ट पेज पर रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बना लें। 4 साल भी हैं, क्लोजिंग ओपनिंग भी हैं, टोटल्स भी हैं, कोई नहीं, थोड़ी सी अगर जगह बच जाए तो खैर है, लेकिन ये ना बाद में जरूरत पड़े और जगह ना हो। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर नेक्स्ट पेज पे बना लें। नहीं, फिर वर्किंग्स भी करनी है, तो मेरा ख्याल हाफ पेज सफिशिएंट रहेगा नेक्स्ट पेज पे, तो फिर देख लेते हैं। जी कर लिया ओपन। करें शुरू। जी डाटा देखें, तो फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं, इन्वॉल्व रहिएगा, करवाएं जरा। 1 जुलाई 2005। कोई ब्रॉड डाउन बताएं। ब्रॉड डाउन शायद नहीं होगा, परचेज हो रही है। डबल एंट्री बताएं। बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, 1 मिनट रुक जाएं। अमाउंट बताएं, 200 मिलियन है। अब ये भी जल्दी से काइंडली डिसीजन लें, फिगर्स रुपीस में लिखनी है, मिलियंस में, थाउजेंड्स में। रुपीस का मतलब हो जाएगा 200 के बाद 600, 6 जीरो और होंगे। मिलियंस में कर लें, रुपीस में कर लें, थाउजेंड्स में कर लें। जजाकल्ला, मेरे कहने पे प्लीज एक क्वेश्चन पहले थाउजेंड्स में करें, मिलियंस तक भी ना ही राउंड अप करें। लेकिन रुपीस में पता ना सबको 200 के बाद कितने जीरो लगने अभी और, तो कम से कम थाउजेंड्स में करें। विच मीन्स बताएं कितना लिखूं, प्लीज कितना लिखूं सर? 200 या 2 लाख हो जाएगा, बाकी 3 जीरो किधर गए? सबको आइडिया है इसका? तो ठीक है, मिलियंस में भी किया जा सकता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिगर्स शायद थोड़ी सी राउंड ऑफ हो, तो कहीं मिलियंस में परेशान ना हो जाए। एटलीस्ट थाउजेंड्स में कम से कम कर लें, आहिस्ता आहिस्ता ही जरा आपको जरा राउंडिंग ऑफ की तरफ लेके जाता हूँ। जी व्हाट इज द फर्स्ट डबल एंट्री प्लीज?
बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, क्या कैश के लेजर में फिगर नहीं जानी, लेकिन वो रेलिवेंट इस वक्त नहीं है। फिर दोबारा डाटा देखें, नेक्स्ट डेट ना करें, बहुत दूर निकल गए, रिलैक्स होकर सोचें। क्या पहले अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा, किस दिन ईयर एंड आ जाएगा? 30 जून 2005, प्लीज 30 जून 2006 फर्स्ट इवैल्यूएशन डेट देखें, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट है। कंसंट्रेट करना प्लीज डेट पे, पहले ईयर एंड आएगा या नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट आ जाएगा? ईयर एंड पे रुकने की वजह, डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं, क्या सेपरेट लेजर बना हुआ है जी, वर्किंग करवाएं 2 lakh divided by प्लीज। मेथड कौन सा है? 0.1। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? 200 मिलियन, ठीक है, ओके है। रेजिडुअल वैल्यू बताएं, गिवन नहीं है, 0 है। डिवाइडेड बाय बताएं, 20। आंसर बताएं प्लीज, मायूसी ना फैलाएं, आंसर बताएं। 10,000 जेन में रख के एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मैंने पोस्ट कर दिया है। डन है सर, ठीक है। अब छोटी सी एक वर्किंग थी, इसलिए मैंने अलहदा से लिखने की बजाय लेजर के अंदर लिख दी। कोई इशू तो नहीं? जी सर, अब क्या करें? नहीं बेटा, पहले ईयर एंड आया, लेजर्स क्लोज होंगे, फर्स्ट ईयर के सीरीज आएंगे, हमेशा काउंटिंग ईयर वाइज होगी। फर्स्ट ईयर एंड हो गया, फर्स्ट ईयर में कुछ और तो नहीं, तो लेजर क्लोज करें। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में कोई फिगर अभी नहीं है। फर्स्ट ईयर में रिवैल्यूएशन नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, सेकेंड ईयर के स्टार्ट से रिवैल्यूएशन हो रही। ये बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस वही 200 मिलियन ही हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस 10,000 ही फिलहाल हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें। ब्रॉड डाउन उठाएं, कौन सी डेट आ गई है? डेट्स इंपॉर्टेंट है जरा। 1 जुलाई 2006, ब्रॉड डाउन उठाएं, 200,000 एंड 10,000। हो गया इकट्ठे? जी, अब 1 जुलाई 2006 को फर्स्ट रिवैल्यूएशन हो रही है, तो जब भी कभी रिवैल्यूएशन हो जाए तो आपने उस डेट पे सरप्लस या लॉस का डिसीजन लेना है। आ जाए वर्किंग की तरफ, आ जाए नेक्स्ट पेज पे जहाँ आपने सरप्लस का लेजर बनाया, मेरे ख्याल है हाफ पेज सफिशिएंट होगा, आपसे थोड़ा सा ज्यादा छोड़ दें, वर्किंग्स के लिए इकट्ठे हो जाए। सेकंड पेज के मिड से थोड़ा सा नीचे से शुरू करें। वर्किंग 1 सॉर्ट ऑफ करें। पहले वर्किंग करवाएं, जरा रिवैल्यूएशन डेट बताएं। 1 जुलाई 2006 क्या करते हैं रिवैल्यूएशन डेट पे? WDV और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। WDV बनवाएं, कॉस्ट 2 लाख,
माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। क्या इस वक्त 190 मिलियन पे बिल्डिंग है? सवाल में से फेयर वैल्यू ढूंढे इस दिन की। 230 मिलियन मीन्स 230,000 हो जाएगा, थाउजेंड्स में। कंफर्टेबल है? डिफरेंस लें। कैलकुलेटर अलाउड है सर? 40,000 का लॉस क्यों नहीं है? लॉस तो नहीं कहीं प्लीज? क्या फेयर वैल्यू ज्यादा है सर? सरप्लस है, लॉस है? लिखें वर्किंग। फर्स्ट टाइम सरप्लस ही होता है। वाई सरप्लस, वाई आया ही सरप्लस, फेयर वैल्यू ज्यादा है, और अगर फेयर वैल्यू कम हो जाए तो लॉस हो जाता है। जी सरप्लस की एंट्री हो जाए सर। बिल्डिंग डेबिट, सही कह रहा है, सही कह रहा है, यही जल्दी से होना चाहिए था काम। कौन बोला जल्दी से? क्यों ढूंढे हम खुद बोल देते हैं। कोई मसला नहीं, भाई ने ढूंढा है, बिल्डिंग बोला किसने? प्लीज व्हाट इज द एंट्री ऑफ सरप्लस? लेकिन माय डियर एक एंट्री अक्सर भूल जाती है, लेकिन मैं बार बार याद करूंगा, भूलनी नहीं है। एक सेकंड अपने लेजर्स देखें जरा। क्या सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बना हुआ है? हमेशा के लिए सेपरेट लेजर हो तो ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पहले एलिमिनेशन करेंगे ताकि बिल्डिंग अकाउंट में WDV बने, और फिर सरप्लस या लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे। याद करवा दिया करेंगे। किस डेट पे करवाया करेंगे? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से एंट्री इस टाइम होगी? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। पोस्टिंग किया करें इंडिविजुअली, एंट्री बोले पोस्टिंग करें। ठीक है सर, चले अब 40 की एंट्री बोले। बिल्डिंग की जगह डिस्पोजल आएगा। डिस्पोजल, accumulated appreciation डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। डिस्पोजल, बिल्डिंग बेच दी सर, क्या हो गया? डिस्पोजल क्यों सर? प्लीज सरप्लस की एंट्री, बिल्डिंग डेबिट, रेफरेंस क्या लिखूं? रिवैल्यूएशन, सरप्लस की अमाउंट बताएं प्लीज, अमाउंट यार। बिल्डिंग डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस के लेजर की तरफ आए। आएगी ये अमाउंट सरप्लस के लेजर में। डेट लिख लें, किस डेट की बहस हो रही है? 1 जुलाई 2006। बिल्डिंग एनी कंफ्यूजन? जी मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, देख लें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे मैंने क्या किया? पहले बेटा मैंने वर्किंग की, पहले मैंने एक वर्किंग की, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया, एक सरप्लस या लॉस, इस केस में सरप्लस की मैंने फिगर निकाला। फिर मैं जब एंट्रीज करने लगा तो आपने मुझे याद करवाया कि सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं, देयर पर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एलिमिनेशन भी होनी है। तो क्या एंट्री हुई प्लीज एक दफा दोबारा बता दें। ये कितने से एंट्री हुआ करेगी यार?
इतना बैलेंस एक्यूमुलेट हुआ होगा विच इन दिस केस इज 10,000। जब ये एंट्री हो गई तो फिर हमने सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया। ये काम किस दिन हुआ? ऑन द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन मींस 1 जुलाई 2006। क्वेश्चन आपके सामने है, हुक्म करे आप क्या करो? नहीं बेटा, बैलेंस तो भी नहीं शायद। 1 जुलाई 2006 ईयर एंड आएगा। क्या इस साल की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होगी? इस डेट पे 30 जून 2007। लेकिन क्या इस साल की अब डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन होगी? क्या बिल्डिंग अब फेयर वैल्यू पे आ गई है? इन एंट्रीज के बाद बिल्डिंग कितने पे आ गई है? नहीं 190 के बाद 40 और डेबिट भी हुआ है। कैलकुलेटर पकड़ो। 2 लाख माइनस 10,000 190 हुआ था, प्लस 40 230 मीन एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया। और आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू विल देन बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। लिखने के बजाय जरा मुझे सजेस्ट कर दें, मैं पूरा कर दूंगा। बताएं किस डेट पे अब बहस होने लगी है? ये छोटी छोटी बस कुछ कंफ्यूजन है इस डिस्कशन में, जो अगर आप साथ साथ सोच के फाइनल कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। ये एंड पे मैं आ गया हूँ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। आप मुझे बता देंगे मैं किस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगा हूँ? 6 की। मैं किस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगा हूँ? 2006 की। पहले मैंने किस साल की चार्ज की थी? 2004 की। और मेरे भाइयों पहला कौन सा साल था? 2000 यार कौन सा 5 था यार? खुदा का नाम नहीं यार। या अल्लाह मेरे मौला, ये तो मेरे सवाल वैसे ही मैंने कहा था मैं वेला खड़ा हूँ पूछ ही लूं। वो सर हमारा पहला साल कौन सा एंड हुआ है? 2009। बेटा ये 6 उलट लिखा हुआ है। नहीं सीधा सही लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर 2006 पे एंड हुआ है। अब ये किस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगा? 2007 की। कब से कब तक की? 1 जुलाई 2006 से तो 30 जून 2007। और ईयर एंड पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगा। सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन वो पिछले साल का एंड हो गया। ये किस अमाउंट पे चार्ज करूं? बताएं, फेयर वैल्यू बताएं। 2,30,000। लिखने की जल्दी करते हैं आप, इस वजह से गेम खराब है। आफ्टर वैल्यूएशन फेयर वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। लाइफ टोटल ढूंढे पॉइंट 1 में। 20 इयर्स लाइफ थी। कितने साल बाद रिवैल्यूएशन हुई? 1 साल बाद। तो रिमेनिंग कितनी रह गई? 19। तो फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा एक सेकंड, इंपॉर्टेंट ये है कि 19 क्यों लूं, मैं 20 ले लेता हूं। पॉइंट नंबर 4 पढ़े क्वेश्चन का। वो तो कहता है यूजफुल लाइफ चेंज ही नहीं हुई। अब मेरी बात जरा गौर से सुना। पॉइंट नंबर 4 भी आपने देख लिया, उसने कहा नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। अगर मैं बेटा यहाँ 20 लिखूं तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस साल से ऑनवर्ड्स 20 साल में ये एसेट डेप्रिशिएट होना चाहिए। सर डिवाइड बाय 20 कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ इस साल एंड इससे ऑनवर्ड 20 सालों में एसेट डेप्रिशिएट होना चाहिए। और 1 साल ऑलरेडी गुजर गया हुआ है। ये पता है किसी को? इसका मतलब मैं अगर यहाँ से 20 से डिवाइड करूंगा तो मैं लाइफ 21 साल कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ रिमेनिंग लाइफ 19 लूंगा तो क्या मैं टोटल लाइफ तो चेंज नहीं कर रहा? 1 साल गुजर गया हुआ है, यहाँ से ऑनवर्ड्स अब 19 साल ही रह गए हैं जिस पे एसेट डेप्रिशिएट होना चाहिए। तो हमेशा देयरफॉर आफ्टर रिवैल्यूएशन आप क्या ढूंढा करेंगे? फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जितने अरसा रह गया है उतने अरसे पे आप डेप्रिशिएट कर देंगे। और अगर 1 साल गुजर चुका है, सबका पता है गुजर चुका है, तो अब कितने साल रह गए हैं? तो प्लीज बस एक सेंटेंस बार बार बोलना तो पढ़ना, लेकिन एक दफा दोबारा बोलने में क्या कर रहा हूँ? आफ्टर इवैल्यूएशन किसको किस पे डेप्रिशिएट कर रहा हूँ?
एनी कंफ्यूजन? आंसर बताएं। 1 to 105 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लिख लें एनी कंफ्यूजन? ये अगर कंप्लीट कर ले यहां तक तो मैं बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट एक और सवाल, ये मैंने रिमेनिंग लाइफ 19, तो एग्जैक्ट डेट जरा मुझे चाहिए, आपके ख्याल में किस दिन कैलकुलेट की है? 1 जुलाई 2006। मैंने रिमेनिंग लाइफ 19 गिनी किस दिन है? आपका क्या ओपिनियन है, जरा देख के बताएं। 1 जुलाई 2006। उसकी बेस पे वर्किंग किस दिन की है? ये क्या मैंने 30 जून 2007 वाले दिन रिमेनिंग लाइफ 19 कैलकुलेट की है? तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन गिनते हैं? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जैसे ही रिवैल्यूएशन करें रिमेनिंग लाइफ गिन लें, लेकिन ऑब्वियसली लाइफ की बेस पर डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे ही चार्ज होती है। मेरी को बात समझ आई है? मसलन फर्स्ट ईयर में जरा जाएं, फर्स्ट ईयर पहला साल, ये 20 साल कब लाइफ है? डेट डेट 1 जुलाई 2005 पे ही है, ये कोई ईयर एंड पे 20 साल लाइफ नहीं है। हाँ डेफिनेटली उस लाइफ की बेस पे फिर हमने पहले साल के एंड पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज की, और जब वो चार्ज कर ली है तो 1 साल गुजर गया, और नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में फिर रिमेनिंग लाइफ 19 रहेगी। तो रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, और ऑब्वियसली उसकी बेस पर डेप्रिसिएशन की वर्किंग कब करते हैं? जब ईयर, क्या साल के शुरू में ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं? चार्ज तो ईयर एंड पे ही करनी होती है, लेकिन 2-3 चीजों की आदत बनानी है आपने। नंबर 1, एलिमिनेशन की एंट्री डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, और सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करने के फौरन बाद आपने मुझे याद करवाया करना है कि रिमेनिंग लाइफ काउंट कर लें, और काउंट करके यूज कब करेंगे? जब ईयर एंड, और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? ईयर एंड पे चार्ज करेंगे। एनी कंफ्यूजन? आप पॉइंट नंबर 3 देखें, पढ़े पढ़े पॉइंट नंबर 3। क्या कोई सरप्लस हमारा आया हुआ? सर ये आया हुआ सर, उसको एनुअल ट्रांसफर करना है, तो आइए जरा सरप्लस का लेजर देखें, कितना सरप्लस आया था। तो क्या ईयर एंड पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होने के साथ साथ सरप्लस ट्रांसफर भी इस सवाल में करना है? क्या तरीका होता है, कैलकुलेटर उठाएं। सरप्लस ट्रांसफर की अगर आपने एनुअल अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो उसका वे क्या होगा? जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा। देख के बताएंगे किस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। ये बेस एक वर्ड बार बार बोल ही जा रहा हूँ, बोलता भी रहता हूँ। बेस का मतलब होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, बेस। तो किस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? नहीं मतलब फिगर 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 रिवैल्यूएशन के बाद ये बहस हो रही है। तो डिवाइडेड बाय 19 करके अब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को हमने डेप्रिशिएट किया है। तो जिस बेस पे रिवैल्यूड एसेट डेप्रिशिएट होगा, क्या बोला मैंने प्लीज, उसी बेस पे आप क्या करेंगे? सरप्लस ट्रांसफर की अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। फिगर बताएं कैसे यूज करूं? 40,000 डिवाइड बाय 19, आंसर बताएं। ये किस एंट्री की बात कर रहा हूं? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इसकी डेट क्या होगी? जिस डेट पे डेप्रिसिएशन उसी डेट पे सरप्लस ट्रांसफर की बहस ज़हन में आनी चाहिए अगर एनुअल ट्रांसफर है। 30 जून पूरा करवाएं। 2007 सरप्लस डेबिट, एंट्री बोल के लिखिएगा वरना पोस्टिंग एरर हो जाना है। सरप्लस का लेजर है सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट का रेफरेंस आ जाएगा, वर्किंग उसी के अंदर लिखो।
एनी कंफ्यूजन? इस साल क्या क्या हुआ पहले वो दोबारा देख लें। साल के शुरू में ब्रॉड डाउन उठाए गए, लेजर्स देखें प्लीज। बिल्डिंग में था 2 लाख और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में था 10,000। फिर हमें क्वेश्चन में नजर आया कि इस साल के शुरू में ही रिवैल्यूएशन हो रही है। हमने वर्किंग की, पता चला सरप्लस है, लेकिन सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होने की वजह से पहले हमने एलिमिनेशन की एंट्री की, फिर हमने सरप्लस रिकॉर्ड किया। हमारी इस एंट्री से एसेट फेयर वैल्यू के बराबर आ गया। फिर ईयर एंड आया, फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। फिर हमारे जेहन में पॉइंट नंबर 3 आया और हमने जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की है उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर कर दिया। क्या ये साल कंप्लीट हो गया? बस क्या रह गया? सीडी बैलेंस निकालना। लेजर्स बैलेंस कर दें। बिल्डिंग में क्लोजिंग आ जाएगा 2,30,000। ना करो यार, टोटल प्लीज कैलकुलेटर से कीजिएगा यार। प्लीज क्लोजिंग बैलेंस 2,30,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में 12,105 है। ओपनिंग एलिमिनेट हो गया हुआ है। प्लीज सही बैलेंस करें जिस तरह लेजर बैलेंस होता है, और सरप्लस का लेजर भी बैलेंस करें। साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई है, क्या इस साल एसेट रिवैल्यू होने के बाद यूज हुआ? फेयर वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। अगर ईयर एंड पे ये रिवैल्यूएशन हुई होती तो फिर डेफिनेटली अगले साल से डेप्रिसिएशन शुरू होती। इस साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है, ये साल के एंड में? पहले रिवैल्यूएशन हुई है, फिर एसेट यूज हुआ, इसलिए फेयर वैल्यू वाला एसेट यूज हुआ। अगर हमने साल के एंड में रिवैल्यू किया होता तो फिर आफ्टर मींस नेक्स्ट ईयर होता था। क्या आफ्टर अब मींस ड्यूरिंग द ईयर ही बनता है आफ्टर रिवैल्यूएशन, अगर 1 जुलाई पे है? साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई और फिर रिवैल्यूड एसेट पूरा साल यूज हुआ, तो रिवैल्यूड एसेट डेप्रिशिएट हो गया। सारा अगर दरमियान में हुई हो तो वो भी कर लेंगे, मैंने खुद बताई थी। दरमियान छोड़े 8 महीने बाद हुई है तो पहले 8 महीने की पुरानी होगी, अगले 4 में लगा होगी, सर कमाल हो गई। सर आप दरमियान की बात करें, मैं तो अगर छोड़े मगर हो रहा सर। सरप्लस का क्लोजिंग लिखवाइएगा सर। सर सर बोर्ड पे ही नहीं है, हम कहाँ से लिखवाएं? 37,895 होगी बैलेंसिंग। एनी अदर कंफ्यूजन सर? साथ साथ चलें, एक आध सवाल कर लें, गेम आ रही है, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे आप। जी कौन सा साल एंड कर दिया, कौन सा ईयर एंड हो गया? 30 जून 2007 एंड हो गया। नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन उठाए, कौन सी डेट आ गई नेक्स्ट ईयर? 1 जुलाई 2007, 8 पे पहुंच गई दुनिया। प्लीज 30 जून 2007 के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर किस दिन शुरू होगा? 1 जुलाई 2007। ओके है सर। ब्रॉड डाउन 230 होगा, ब्रॉड डाउन से इकट्ठे करेंगे। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन,
एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन 12105 ओके है। सरप्लस के लेजर में ब्रॉट डाउन 37895। पहले कैरी डाउन बोर्ड से देख के लिखे हैं, अब लग रहा है ब्रॉट डाउन लिखने के बाद मेरे चेक किए हैं, ठीक लिखे हैं मैंने? जी हुक्म करें सर। नहीं सर, ये गेम कैलकुलेटर से दूर निकल गई है सर। सर ये तो क्लास की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मसला है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड सेम इशू। सर शुक्र है मौला, बैलेंस ठीक है। ब्रॉड डाउन उठा लिए हैं सर, सही उठे हैं सर। कौन सी डेट आ गई है? सवाल देखें सर, कंसंट्रेशन फुल प्लीज। 1 जुलाई 2007 पे दोबारा रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन हो जाए तो क्या करें? वर्किंग में जाएं, वर्किंग में पहुंचे। फिलहाल जो कर रहे हैं वर्किंग में लिखें। किसी शॉर्टकट की भी तलाश में नहीं जी। रिवैल्यूएशन डेट इज नाउ 1 जुलाई 2007। जाएं। Once again we have to compare what with what? WDV बनवाएं। फिगर्स देखें ना प्लीज। 230 माइनस 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 12105। प्लीज बेटा फिगर्स देखें, लिख लीजिएगा, क्या हो गया? कहाँ से आ रही फिगर्स? हैं बोर्ड से? प्लीज कहाँ से लिखवाई है फिगर्स देख के मुझे? एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, कैलकुलेटर पे आंसर 217895 का नाम WDV। क्वेश्चन देखें प्लीज, क्वेश्चन देखें, फेयर वैल्यू बताएं। 170 मिलियन कैसे लिखूं? 170,000। कैलकुलेटर पकड़ें फिर 47895 का नाम बताएं। वाई लॉस, फेयर वैल्यू कम है, कंप्लीट करें। प्लीज सर कैलकुलेटर ले लें सर। हाँ। सर मोबाइल सेंसिटिव होता है, वो इतनी टफ कैलकुलेशंस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी सर फिगर आ गई प्लीज। ये लॉस की एंट्री होन करने से पहले दोबारा अपने लेजर्स देखें, क्या एलिमिनेशन तो नहीं करनी पड़नी? यार ये हर साल करते हैं, हर साल तो नहीं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्योंकि हर साल के स्टार्ट में रिवैल्यूएशन हो रही है, इसलिए हर साल के शुरू में डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एंट्री करनी पड़ रही है। प्लीज कर लिया करेंगे। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? प्लीज बोल के एंट्री पोस्ट करें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, एसेट का नाम अब बिल्डिंग हो गया है। कितने से? 12105 अब टोटल एक्यूमुलेट हो गया है। हिम्मत किया करें, बोर्ड से देख के एंट्री लिख रहे हैं, एक डेबिट साइड पे और दूसरी भी डेबिट साइड पे हो गई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट
बिल्डिंग क्रेडिट बाद में चेक करें, पहले सिंपली ज़हन में रख के पोस्टिंग करें। ठीक है सर, हो गया। देन लॉस दोबारा देखें, कितना लॉस आया, फर्स्ट टाइम आया है। हाँ, लॉस तो फर्स्ट टाइम आया, लेकिन क्या सरप्लस पड़ा है और लॉस आ गया? सरप्लस का लेजर देखें, 40,000 सरप्लस पड़ा है। और यार 40,000 आया था यार, क्या हो गया है? आया तो था, लेकिन अब रह कितना गया है? तो 47,895 पहले सरप्लस से एडजस्ट होगा, और अगर कोई बैलेंसिंग फिगर है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। इफ देयर इज अ बैलेंस ऑफ सरप्लस, then first adjust the loss against surplus and the balancing figure if any is recorded in profit and loss। कुछ याद आ जाएगा सर? चले बेटा, इस तरह करें, अब एंट्रीज रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन वर्किंग में है जरा। ये जरा एक कंपाउंड एंट्री बननी है, तो जरा पहले एंट्री भी अगर रिवाइज कर ली जाए, तो एंट्री लिख के जरा पोस्ट कर लेते हैं, रादर देन के ज़हन में रख के पोस्ट करें। जरा फर्स्ट टाइम हो रहा है तो जरा लिख ही लेते हैं। लॉस की एंट्री सुने जरा, मेरी तरतीब जरा देखें। मैंने आपको कल भी सजेस्ट किया था कि एसेट की तरफ से शुरू किया करें। क्या बिल्डिंग डेबिट होनी है? कितने से? बिल्डिंग ने बेटा 47,895 का मतलब ये है कि 217,895 ने कम होके 170 तक आना है। ये बात किसी को पता? एसेट ने कम होके फेयर वैल्यू के बराबर होना है, तो बिल्डिंग ने तो 47,895 से क्रेडिट होना है। अगर फर्स्ट टाइम लॉस आता, पहले सरप्लस ना होता, तो आप एंट्री कैसे बैलेंस करवा देते? लॉस डेबिट करके बात खत्म कर देते। लेकिन अगर सरप्लस पड़ा है और लॉस आ गया है, तो पहले क्या होता है? अब हेल्प करें जरा मेरी, पहले क्या खत्म होगा? सरप्लस, लेकिन है कितना? सबको पता है 37,895 अब रह गया है। बैलेंसिंग कितना रहता है? 10,000 लॉस अभी बच जाएगा, 47,895 है। ये अमाउंट देर पर कहाँ जाएगी? रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में। बात ओके है? प्लीज लिखें एंट्री, पहले एंट्री भी लिखा है, फिर इसको देख के पोस्ट करते हैं। जी एंट्री समझ आ गई प्लीज? अब आए एक दफा जरा मेरे साथ पोस्टिंग भी सुन लें जरा, और आप सजेस्ट करें, मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं तरतीब से चलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सरप्लस डेबिट की है, तो मैं जा रहा हूँ सरप्लस के लेजर में। किस साइड पे जाऊं? आप बताएं, रेफरेंस क्या लिखूं? बिल्डिंग डेट क्या लिखूं? सोचें यार प्लीज, प्लीज प्लीज, कौन सी डेट पे ये गेम हुई है? 1 जुलाई 2007। सरप्लस डेबिट, ऑपोजिट रेफरेंस बिल्डिंग आ गया। ठहर जाए प्लीज। रिवैल्यूएशन लॉस फिर आपने डेबिट किया है, तो यकीनन रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से भी कोई लेजर होना चाहिए, लेकिन वो रिक्वायर्ड ना होने की वजह से आपको वो डेबिट इफेक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन किस लेजर में जाना चाहिए? रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से 10,000 डेबिट होना चाहिए बिल्डिंग के रेफरेंस से। लेकिन अगर एग्जामिनर नहीं मांगा तो वो हमें इफेक्ट नजर अगर ना आए तो ओके है प्लीज। सरप्लस डेबिट, लॉस डेबिट, फाइनली किस लेजर में जाऊं? बिल्डिंग के लेजर में किस तरफ जाऊं? लेकिन बिल्डिंग के अगर एंगल से सोचूं तो ऑपोजिट दो रेफरेंसेस हैं, तो डरे बगैर बोर्ड पे देखें। रिवैल्यूएशन सरप्लस के रेफरेंस है 37,895 आ जाएगा, लॉस के रेफरेंस है 10,000 आ जाएगा। ऑब्वियसली दोनों को इकट्ठा करके 47,895 ही बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है। डन है सर?
अब मेरी सजेशन फिर वही है, रादर देन बोर्ड से देख के लिखें, पहले कर लें, बाद में मेरे साथ मैच जरूर कर लीजिएगा, इंडिविजुअली एंट्री देखें और पोस्टिंग करने की कोशिश करें। सरप्लस डेबिट, लॉस डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। ट्राई बाय योरसेल्फ प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, आप लोग करें वर्किंग। एनी कंफ्यूजन इन द पोस्टिंग सर? सरप्लस के लेजर में कितना किधर गया है, कितना किधर गया है यार? 37895 डेबिट साइड पे आया है। लॉस के लेजर में कितना गया होगा? नजर क्यों नहीं आ रहा बोर्ड पे? क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्डिंग के लेजर में टोटल कितना गया है? लेकिन ऑपोजिट दो रेफरेंसेस होने की वजह से मैंने जरा ब्रेकअप लिख दिया है। एनी कंफ्यूजन? कौन सी डेट पे आपने ये दो काम कर दिए हैं? इसी डेट पे एक और काम याद करवाएं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एलिमिनेशन तो बेटा हो चुकी है, एलिमिनेशन हो गई नहीं, डेप्रिसिएशन तो इस डेट पे नहीं होनी, रिमेनिंग लाइफ गिननी है, रिमेनिंग लाइफ गिन लेते हैं, डेप्रिसिएशन डेफिनेटली ईयर एंड पे ही चार्ज होगी। एलिमिनेशन हो गई, रिवैल्यूएशन हो गई, रिमेनिंग लाइफ काउंट कर लें डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे, डेफिनेटली उसकी बेस पे ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो रिमेनिंग लाइफ आप बताएंगे क्या ये रिमेनिंग लाइफ हर साल गिननी है? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे गिननी है, तो क्योंकि रिवैल्यूएशन ही हर साल हो रही है इसलिए हमें हर साल गिननी पड़ रही है, वरना हर साल गिनने वाली बहस नहीं है। ये रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं यार? प्लीज बोल दें यार, प्लीज प्लीज सब बोल दें यार। कोई एक रह गया उसका नाम जवाद है यार। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे गिनते हैं यार। आप में से तो नहीं कोई जवाब? ये आपके नाम तो अच्छे होंगे यार। नेक्स्ट डेट ही बता दें यार, प्लीज डेट की बात कर रहा हूं यार। 30 जून 2008 को रुकने की वजह क्या है यार? क्या डेप्रिसिएशन आप बोर्ड से देख के लिखेंगे? नहीं, मुनासिब नहीं लगेगा, जरा वर्किंग करें अपनी, कर लें वर्किंग, जस्ट हमें। जी सर, कैसे करें वर्किंग? व्हाट इज फेयर वैल्यू नाउ? सबको पता है 170 पैसेट आ गया है, डिवाइडेड बाय 18 ओके है यार। 9444 ओके है, राउंड ऑफ इन प्लीज रुपीज नो इन थाउजेंड्स। 9444 चलेगा सर? किस एंट्री की बात हो रही है? एनी कंफ्यूजन? सरप्लस के लेजर में जाएं, सरप्लस ने एनुअल ट्रांसफर होना है। सर पॉइंट नंबर 3 पढ़े सर, खुदा का नाम ले, क्या हो गया? और सर थक गए तो वैसे बता दें यार, कमाल है, पढ़ तो ले। एनुअल ट्रांसफर होना है सर, कमाल है। प्लीज बाकी देखें यार, सरप्लस का लेजर 37,895 बचा था हुआ है, बचा हुआ है, खत्म हो गया तो बता दो ना यार, खत्म हो गया तो क्या सरप्लस है जिसने ट्रांसफर होना है? ये गया किधर? लॉस से एडजस्ट हो गया हुआ, तो क्योंकि सरप्लस ही नहीं है इसलिए ट्रांसफर की बहस भी खत्म हो गई। मैंने तो कहा था कि क्वेश्चन में ना बताया तो एनुअल ट्रांसफर होता है, होगा तो ट्रांसफर होता है। गया किधर, गया किधर, इतना सारा था। लॉस से नेट ऑफ होके बैलेंस जीरो हो चुका है, तो नथिंग इज सरप्लस जिसने ट्रांसफर होना है। डन सर? सिर्फ क्या रह गया?
बेटा बस करो अब डेप्रिसिएशन यार, अब कौन सी रही, अब क्या रह गया सर, टोटल करके सीडी निकालना है यार। जी सर, बिल्डिंग का सीडी लिखवाएं सर। सर ये बिल्डिंग का सीडी लिखवाएं सर। लिखवाने दें यार, क्या हो गया। मोबाइल पे तो नहीं सीडी आ रहा, मोबाइल जेब जजाकल्ला यार। जी भाईजान, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सरप्लस, सॉरी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सीडी। करें ना यार, टोटल करवाएं। नहीं नहीं, टोटल 9444 नहीं, 21549। क्लोजिंग बैलेंस प्लीज, ओपनिंग एलिमिनेट हुआ है तो 9444 ही सीडी होगा। प्लीज सही बैलेंस करें यार, सही है बैलेंसिंग मेरी, चेक कर ले फिगर्स। जी सरप्लस का लेजर बैलेंस तो है लेकिन टोटल लिख ले, 37, दोनों तरफ 37895 हो गया। सबको पता है सरप्लस का बैलेंस खत्म हो चुका है, जब लॉस एडजस्ट हुआ तो सरप्लस 0 हो गया था। जी एनी कंफ्यूजन, जी क्या रह गया अब, अभी है कोई वर्किंग, एक लास्ट ईयर रहता है सर, अभी ब्रॉड डाउन उठाए ये, सॉरी 170 है, चेक कर लीजिए मेरे बैलेंस से, 170 है क्लोजिंग। हाँ जी, फेयर वैल्यू की इक्वल 9444 है और सरप्लस का 0 है। ब्रॉड डाउन उठाए 1 जुलाई 2008, 170 ब्रॉड डाउन, 9444 ब्रॉड डाउन, सरप्लस का ब्रॉड डाउन क्या होगा। जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन प्लीज। इस तरह करें, ये जो लास्ट ईयर है इसमें अगर हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इसमें एक नया इशू है, तो अब मेरे ख्याल सफिशिएंट टाइम नहीं है, नमाज का भी फिर को टाइम हो रहा है, तो यस सर का मतलब फिर वह नमाज के बाद वापस आएंगे। नहीं, मैं यस सर का मतलब पूरा बता देता हूँ कि इंशाल्लाह बाकी यहाँ से कल डिस्कस करें, तो ज़रा हमें टाइम ज़रा ज़्यादा चाहिए। आपसे ज़रा रिक्वेस्ट ये है कि डेफिनेटली आज अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता तो मैं होमवर्क पूरा सवाल देता, लेकिन वो क्वेश्चन कंप्लीट ना होने की वजह से ये जो आज हुआ है काइंडली ज़रा सही तरह कल रिवाइज हुआ होना चाहिए। कल इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो एक दो क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है प्लीज, साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह इशू नहीं है। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है प्लीज। अल्लाह हाफिज़।